सफलता संसाधनों की मोहताज नहीं होती, सफलता मेहनत की मोहताज होती है। और इसीलिए आज से अगर 2 दशक पहले की बात की जाए, बीजापुर जैसे एक छोटे से क्षेत्र से, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से एक युवा निकलता है और अपने जुनून की बदौलत बीजापुर का पहला आईएएस ऑफिसर बनता है। बेमेतरा कलेक्टर, जसपुर कलेक्टर, दुर्ग संभाग के संभागायुक्त, रायपुर संभाग के संभागायुक्त तथा समेत तमाम प्रशासनिक पदों पर काम करता है। तो क्या है ये पूरा सफ़र, कैसी रही पूरी कहानी जब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है? तो ऐसी स्थिति में महादेव कावरे जो कि रायपुर के संभागायुक्त थे, उनसे बात करना जरूरी बन पड़ता है। जानते हैं, बहुत बहुत स्वागत है कावरे साहब हमारे इस खास कार्यक्रम। शुक्रिया, थैंक यू। कावरे साहब, ये जो आपकी सफ़र की शुरुआत हुई, मुझे याद है जब 2003 में 2004 में जब हम बीजापुर जाते थे तो जाना इतना कठिन था। रायपुर से बीजापुर पहुंचने एक साथ सीधे पहुंचा नहीं जा सकता था, जगदलपुर में हॉल्ट करना पड़ता था। और दूसरे दिन सुबह जब जगदलपुर से निकलते थे तो शाम तक बीजापुर पहुंचते थे। और उसमें भी ऐसा था कि बीच का कुछ वक्त जब नक्सलवाद बहुत तेज हुआ तो ऐसा हुआ कि सिंगल सड़कें हुआ करती थी और उसमें गाड़ी कोई नीचे उतारने के लिए तैयार नहीं होता था। आमने सामने गाड़ियां खड़ी हो जाती थी कि कौन नीचे उतारेगा, कहाँ पता नहीं आईडी लगा हो। तो वो जमाना जब आपने वहाँ से आईएएस करने की ठानी, पहले आप आईआईटी में गए दिल्ली, कैसा वो पूरा समय था, जरा आप बताएंगे हमारे दर्शकों? जी, बताना चाहूँगा कि बीजापुर का जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बोरजे पंचायत है, वहाँ पर मेरे जो है जन्म हुआ, वहीं पर प्राइमरी एजुकेशन हुआ। ये 80s की बात है, जब जो है नक्सलवाद काफ़ी चरम पर था। उस समय प्राइमरी एजुकेशन जो है मेरा बोरजे में ही हुआ। उसके बाद फिर मैं हॉस्टल में बीजापुर में मिडिल स्कूल में आया। वहाँ पर जो है हमारे जो टीचर थे उन्होंने मेरा जो है नेशनल टैलेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म भरवाया था। फिर उसमें मैंने ब्लॉक में टॉप किया था। तो ये था कि बस्तर क्षेत्र में 2 स्कूल थे, एक तो बस्तर हाई स्कूल जगदलपुर और दूसरा फरसगांव का हाई स्कूल। यदि उसमें पढ़ते तो उसमें छात्रवृत्ति अपने को एक्स्ट्रा मिलती। यूपीएससी में जो है इंटरव्यू भी हुआ, सिलेक्शन भी मिला, लेकिन सिलेक्शन में मुझे चूँकि ये था कि नहीं आईएएस में ही जाना है, तो पैरेलली मैं जो है दूसरे उसमें भी ट्राई कर रहा था। मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो है रेलवे की पोस्ट मिली और भी दूसरे जॉब मिले, लेकिन चूँकि प्रशासनिक का ही ऐसा कि प्रशासनिक क्षेत्र में ही जाना है, क्योंकि उससे जो है मैं अपने क्षेत्र में रहता, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ कर पाता। तो मैंने फिर इंजीनियरिंग सेवा जो है रेलवे की, उसको छोड़ के मैंने प्रशासनिक क्षेत्र में आने का सोचा। उस समय जैसे कि आपने कहा कि कम्युनिकेशन के साधन उतने नहीं थे, ना बस जो है सीधी बस रायपुर के लिए चलती थी। हम लोगों को भी जगदलपुर जो है से बस चेंज करना पड़ता था। फिर मुझे दिल्ली जाना होता था तो फिर मैं ट्रेन से जाता था। तो उस समय जो है इस तरह की जो कम्युनिकेशन के जो भी साधन रहे उसका उपयोग करते हुए। ये बताइए, 80 का वो दशक था जब आप ने पढ़ाई लिखाई शुरू की, आगे बढ़ना, तो 80 के दशक में ही नक्सलवाद का आगमन हुआ बस्तर में। कुंडापल्ली सीतारमैया ने जो टीमें भेजी थी उसमें से एक टीम बस्तर आई और 80 के दशक में ही उसके कुछ घटनाक्रम मिलते हैं, वहाँ से उसका उभार हुआ। क्या ऐसी वजह आपको लगी, उस समय तो आप स्टूडेंट थे, क्या ऐसी वजह रही होगी कि इस तरह से इतना फैलाव हो गया? देखिए, पहले तो जो नक्सलियों ने जो वहाँ के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने ऐसे पॉइंट को जो है पकड़ा, जो जैसे कि कम्युनिकेशन का साधन नहीं, ऐसे रिमोट एरिया को उन्होंने चूज़ किया। वहाँ एजुकेशन भी और प्रशासन का दमक भी नहीं था, ऐसे क्षेत्र को
उन्होंने चुना। और फिर लोगों के जो डिमांड थे, लोगों की जो मांग थी, उसको जो है वो उस पर काम करने लगे। जैसे मान लीजिए ज़मीन से संबंधित काम ही है, या हमारा जो एजुकेशन नहीं है, तो इस टाइप के उन्होंने लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित किया और फिर उनको अपने तरफ मिला के ये उनको कम्युनिकेट करने का प्रयास किया कि वो उनके लिए जो है अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं और प्रशासन उनके लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। इस तरह करके उनको बरगलाकर अपने लिए जो है लोगों को तैयार किया और फिर उससे जो है काफ़ी क्षेत्र में वो कर पाए हैं। उस समय मुझे लगता है लाइट भी नहीं रही होगी शायद आपके गांव में, जिस समय की बात हो रही है उस समय, और उसके बाद फिर सरकारी हॉस्टल में, फिर जगदलपुर, तो ये एक सिलसिला जो वहाँ से शुरू हुआ गांव से, तो ये मोटिवेशन कहाँ से था? क्योंकि चीज़ें तो थी नहीं, लोग जंगल में चले जाते थे, जंगल के उत्पाद पे निर्भर रहते थे। आप प्रशासनिक क्षेत्र में जाना, पढ़ाई करना, इंजीनियर बनना, इंजीनियरिंग सेवा देना, फिर प्रशासनिक सेवा में आना, ये मोटिवेशन कहाँ से आया? देखिए, जब मैं प्राइमरी में था उस समय तो गांव में लाइट नहीं थी। हमारे जो एक टीचर थे गांव में, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल के साथ में एक टीचर क्वार्टर भी हुआ करता था। वहाँ जो टीचर रहते थे वो मिट्टी तेल की रोशनी में ही हम लोग को बुला के जो है एग्ज़ाम के 3-4 महीना पहले अपने घर में ही जो है रात को पढ़ाते थे और फिर सुबह अपने अपने घर चले जाते थे। तो उन्होंने अपने से ही जो है स्टूडेंट को इस टाइप का तैयार किया कि हमारे जो स्टूडेंट हैं थोड़ा एक्स्ट्रा जो है पढ़ाई करें। तो उस तरह से प्राइमरी में मुझे मिला। फिर जो है जब मैं हॉस्टल में रहने लगा तो एक दूसरे के थ्रू भी जो है बहुत सारी जो नॉलेज है वो हम लोगों को एक दूसरे से भी सीखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है जब मैं कॉलेज में आया, दिल्ली गया, तभी मुझे ये हुआ कि नहीं, मुझे प्रशासनिक क्षेत्र में जाना है। उसके पहले जो है, क्योंकि घर में कोई ना तो प्रशासनिक क्षेत्र में थे, ना कोई ऐसे गाइड करने वाला था कि नहीं आपको प्रशासनिक क्षेत्र में आना है। मुझे किसी भी तरह का जो है कोई प्रशासनिक क्षेत्र में आने के लिए किसी के द्वारा नहीं मिला, बल्कि जब मैं IIT दिल्ली में गया तभी मैं जो है रूममेट के कारण मैं जो है इस क्षेत्र में। लेकिन एक चीज़ तो ये कह सकते हैं कि अगर आपका टारगेट है, आपका लक्ष्य है, तो संसाधन बहुत मायने नहीं रखता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि यदि आपने लक्ष्य तय कर लिया है तो उसके लिए संसाधन कोई मायने नहीं रखता है, बल्कि जो है हमको घर तरफ से कोई फाइनेंशियल ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था, ना कोई जो है गाइड करने वाले थे। तब भी जो है चूँकि ऐसा मैंने वहाँ जाने के बाद तय किया कि नहीं, मुझे प्रशासनिक क्षेत्र में जाना है, तो ये मुझे जो है इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरणा दिया। और जिस समय मुझे लगता है कि आप तैयारी कर रहे थे, उसी समय एक बड़ी घटना, नक्सल घटना हुई थी। तब तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था। तत्कालीन वन और परिवहन मंत्री लिखीराम कावरे, उनकी हत्या माओवादियों ने बालाघाट में कर दी थी। वो बड़ी घटना थी संयुक्त मध्य प्रदेश की। उसके बाद जो स्थितियां बदली, उसको आप कैसे देखते हैं बस्तर में और सारी चीज़ों में? वो एक नया मोड़ था जहां से आतंक की एक नई शुरुआत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुई थी। देखिए, जो जिस माननीय मंत्री लिखीराम कावरे जी की हत्या हुई, ये मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में हुई। क्योंकि बस्तर हमारा जो है उस क्षेत्र से थोड़ा अलग है, लेकिन वो घटना ने जो है ये तो तय कर दिया कि नक्सली जो है ये गलत काम कर रहे हैं, नक्सली जो है लोगों के सपोर्ट के लिए नहीं है। और ऐसी उस घटना ने जो है शासन को भी उनके विरुद्ध काम करने के लिए जो है ज़्यादा ताकत से काम करके जो है इनको ख़त्म करना है, नक्सलियों को ख़त्म करना, ये मतलब उस घटना ने शासन को प्रेरित किया। दूसरा, लोगों ने भी ये जाना कि ये जो है नक्सली हमारे कोई सहयोगी नहीं है और नक्सली जो है
केवल अपने उद्देश्य के लिए ये काम करते हैं। जिस तरीके से वो ठेकेदारों से वसूली करना या तेंदुपत्ता के जो बस्तर में जो है बड़े बड़े जो ठेकेदार रहते थे उनसे जो है वसूली करना, और दूसरे जो और भी जिन लोग सेठ साहूकार हैं उनसे जो है पैसा लेकर जो है ये नक्सली काम करते थे। तो लोगों ने ये समझा कि ये नक्सली हमारे कोई जो है सहयोगी नहीं है। ये प्रशासनिक सेवा में आने के बाद 2008 के बाद जब आप IAS अवार्ड आपका हुआ, उसके बाद आप जब गांव में जाते थे तो कोई डर का माहौल, भय का माहौल तो रहता ही होगा, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में आप थे। जी हाँ। तो कैसी स्थिति रहती थी गांव में जाने पर? देखिए, गांव में जाने पर जो है मुझे अपने आप को तो डर नहीं लगता था, लेकिन लोगों को डर लगता था कि इनके साथ कोई घटना ना हो जाए। तो लोग रात रात भर भी जागते थे घर परिवार के, और इस वजह से जाना भी कम होता रहा होगा। और भी जो है घर वाले भी बोलते थे कि कम ही आना करके। तो ऐसे में अब जबकि केंद्र और राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के प्रयास से बस्तर जब नक्सल मुक्ति की ओर है, कैसा महसूस करते हैं? चूंकि आप कोर एरिया से हैं, वहाँ आपका जन्म हुआ है, तो आप, मुझे लगता है कि आप बेहतर समझ रखते होंगे वहाँ के आम लोगों की तुलना में। कितना बड़ा सूर्योदय है ये बस्तर के लिए? देखिए, शासन प्रशासन में जो अभी काम किया है वो काफ़ी जो है सहूलियत हुई है और शांति बहाली हुई है। और अब तो जो है गांव में कोई ऐसा कोई डर नहीं लगता है। हम जाके एक सप्ताह तक भी गांव में रुक जाते हैं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारे गांव से भी और 50-60 किलोमीटर के बाद जो है भुजमाड़ का एरिया पड़ता है, नारायणपुर का एरिया पड़ता है। तो वहाँ तक भी ऐसा कोई डर जो है अब नहीं लगता है। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि 90% से ज़्यादा जो है अब शांति बहाली हो चुकी है। अब जो भी थोड़ी बहुत जो बची है वो भी शासन जो है कर लेगा। तो ये जो पूरी शांति बहाली की प्रक्रिया हुई, इसके बाद जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, हालांकि डेवलपमेंट का प्रोसेस तो हमने देखा है, चूँकि मैं गवाह रहा हूँ, मैं जाता आ रहा हूँ 2002 से, तो चीज़ें बहुत कुछ बदल गई है। लेकिन अभी कितना कुछ किए जाने की ज़रूरत है आपकी नज़र में? देखिए, डेवलपमेंट जो है पहले की अपेक्षा काफ़ी कुछ डेवलपमेंट अभी दिखता है। लेकिन अभी भी जो है, चाहे कम्युनिकेशन सड़कों की बात हो, पुल पुलिया की बात हो, इसमें और काम करने की ज़रूरत है। जब लोगों तक पहुंच हो जाएगा तो एजुकेशन और हेल्थ के मामले में भी जो है हमको काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो थोड़ा और समय लेगा। आप अलग अलग प्रशासनिक दायित्वों में रहें। बेमेतरा के आप कलेक्टर रहे, जसपुर के कलेक्टर रहे, जसपुर में आपके कई काम चर्चा में भी रहे, बाकी अन्य प्रशासनिक पदों पर आपने महत्वपूर्ण काम किया है। अब जबकि आप दुर्ग के भी संभागायुक्त रहे, रायपुर के संभागायुक्त हैं, प्रशासनिक स्थितियों में क्या बदलाव लाने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं, जिससे डिलीवरी सिस्टम जो है और कई बार जस्टिस सिस्टम, खासकर राजस्व के मामले में चूँकि आप संभागायुक्त हैं, किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, मैंने जैसे कलेक्टर और कमिश्नर के रहते हुए भी मैंने जो महसूस किया है कि एक तो लोगों के काम जो है समय पर हों, इसके लिए हमको क्या होता है कि राजस्व के जैसे मामले हैं उसमें बहुत पेशियाँ जैसे लगती हैं, तो लोग जो है हताश हो जाते हैं। हमारा जो एडवोकेट्स भी हैं वो भी फास्ट निर्णय के लिए प्रयास नहीं करते हैं। तो पेशी पर पेशी जो लगाने की जो ये है, इस पर रोक लगना चाहिए। और तो इतने केस डिस्पोज करने के लिए हमको चाहिए कि ये जो प्रक्रियाएं हैं ये सरलीकृत हों। तो ये मैंने कोशिश किया है। और अभी लोगों को नीचे हमारे तहसीलदार, SDM, कलेक्टर्स को भी मैं मोटिवेट करता हूँ कि ये जल्द से जल्द जो है
समस्याओं का हल हो। एक मैंने कलेक्टर के रहते समय महसूस किया था कि जो प्राकृतिक आपदाओं में राहत राशि जो मिलनी चाहिए लोगों को, वो समय कई वर्ष तक वो इंतजार समय पर नहीं मिलते। जैसे मैंने जसपुर में रहते समय देखा कि वहाँ सर्पदंश के बहुत केस थे, फिर वो गाज गिरने पर भी डेथ होता था, वो भी बहुत केस थे। इवन बेमेतरा में मैंने देखा, तो मैंने कोशिश किया कि 24 घंटे में जो है वो राहत राशि पहुंच जाए। उसके लिए ये था कि जैसे ही घटना पता चलती है, हमारे सबसे पास का जो राजस्व अधिकारी होता है, पटवारी होता है, पटवारी जाकर वहाँ पर पंचनामा बनाए। फिर जो थाने में मर्ग इंटीमेशन PM रिपोर्ट होता है, इसके लिए मैंने तहसीलदारों को बोला था कि अलग अलग आदमी लगाओ, एक जाके पंचनामा और ये रिपोर्ट तैयार करे, एक थाने से रिपोर्ट ले आए, एक स्वास्थ्य विभाग से जाके ले आए, और फिर 24 घंटे के अंदर वो केस बनाकर भेजते थे। कलेक्टर से अनुमति के बाद ही वो पैसा स्वीकृत होता था। तो ये मैंने कोशिश किया कि 24 घंटे में ये नहीं, लेकिन आप तो संवेदनशील अधिकारी थे, ये आपने किया, लेकिन हमने तो विधानसभा में तक मामले आ जाते हैं, वर्षों के मामले हमने कितने सुने हैं। लेकिन इसके अलावे एक जो बहुत बड़ा विषय है, राजस्व अमले में जो करप्शन का मामला है, आप आदेश दे देंगे, नीचे उसकी तामीली नहीं होगी, आप अवार्ड पारित कर देंगे, उसको एक रिकॉर्ड सुधारने में महीनों लग जाएगा आपका आदेश होने के बावजूद। तो ये जो मसला है, अभी आपने देखा तमाम अखबारों में खबर आई आपका अंबिकापुर के जो सरगुजा के आयुक्त थे, उन्होंने कई बार जो है 8-8, 9-9 उनका नोटिस चला जाता है, उसके बाद भी नीचे एक तहसीलदार उसकी तामीली नहीं करता है। इस तरह की भी स्थितियां है, ये कैसे सुधरेगा? देखिए, जो राजस्व में करप्शन की बात कर रहे हैं, जब से ये ऑनलाइन वाला सिस्टम आया है, मैं आपको बता दूं कि जैसे हम ऑर्डर पारित करते हैं, हम ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं, लोग अपना जो है ऑर्डर घर बैठे देख सकते हैं, उनको आके कोई सर्टिफाइड कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन जो ऑर्डर है उसके विरुद्ध यदि अपील भी करना है तो उससे अपील किया जा सकता है। तो शासन ने कोशिश किया है कि ये बीच का जो है उसको कम से कम उसमें किया जाए। लेकिन जैसे रिकॉर्ड सुधार करने की बात है, ये अभी जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्री के साथ नामांतरण, पहले क्या होता था कि रजिस्ट्री की कॉपी ले जाके पटवारी को देता था, फिर तहसीलदार के पास नामांतरण होता था, उसको कम किया गया। सीधा जो है ऑनलाइन रजिस्ट्री के साथ ऑनलाइन नामांतरण हो रहा है। एक ये वाला लोगों को काफ़ी सहूलियत हुई है। यदि किसी आदेश का कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो उसके लिए तो बहुत सारे प्रावधान है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कोई इस तरह का वो पालन में जो है कोताही बरत रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ और महत्वपूर्ण अगर हम बात कर ले तो अब जबकि आप राजस्व में ही हैं, राजस्व का पूरा आप काम देख रहे हैं, आपने अपना अनुभव भी बताया, लेकिन अभी तुरंत का एक केस मैं बता देता हूं। तहसील नजूल से एक अवार्ड पारित हो गया, ठीक है, रिकॉर्ड सुधारने के लिए। तहसीलदार साहब ने उस पर नीचे लिख करके दे दिया अपने जो भी स्टेनो रीडर को, और 3 महीना वो रोक करके रखते हैं। जब कोई आदमी जाता है वहाँ पर दक्षिणा उनको देता है, तब जा करके वो जो है आजकल एक भेजना पड़ता है पटवारी को आईडी, तब वो आईडी भेजेंगे, बिना दक्षिणा के वो आईडी भेजेंगे ही नहीं आगे। तो ये सिस्टम कब खत्म होगा? देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जैसे ही ऑर्डर पारित होता है उनको चाहिए कि ऑनलाइन जो है अपलोड करें। जैसे ही अपलोड करेंगे तो उनको 3 महीना एक तो वेट नहीं करना पड़ेगा, तत्काल उनको पता चल जाएगा कि मेरा ये आदेश हो गया है। और फिर जो है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को चाहिए कि अपने सामने जो है बुलवाए और फिर अपने सामने ही रिकॉर्ड को करेक्शन करवाए। तो इससे जो है समय हमारा जो है बहुत कुछ बचत हो सकता है। ये हमारे जो पीठासीन अधिकारी हैं, चाहे वो तहसीलदार हों, SDM हों, अपर कलेक्टर हों, इनको समझना पड़ेगा कि हमको नीचे अपने बाबू के ऊपर या हमारे पटवारी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, बल्कि उनको अपने न्यायालय में बुलवा के कंप्लायंस करवाएं। जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि अब जबकि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है,
आप जनजातीय क्षेत्र से आते हैं, समुदाय से आते हैं। जनजातीय क्षेत्र और विशेष तौर पे बस्तर के विकास को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? किन क्षेत्रों में काम किया जाना चाहिए जिससे फिर से जो आने वाले युवा, आज का युवा है वो टेक्नोलॉजी से अवेयर है, आज का युवा जो है वो कम्युनिकेशन से अवेयर है, देश दुनिया के साथ संबंध है उसका, तो वो पढ़ा लिखा युवा फिर से कोई इस तरह के माओवाद जैसे या किसी दूसरे एक्सट्रीमिज्म की तरफ न लौटे, वो शासन के साथ कंधे से कंधे मिला करके देश के, छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके। तो इसलिए बस्तर को लेकर के क्या डेवलपमेंट का प्लान हो आपकी नज़र में? देखिए, बस्तर के डेवलपमेंट के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि एक तो जो रुकी हुई परियोजनाएं हैं, सबसे बड़ी हमारी जो परियोजना है बोधघाट परियोजना, ये काफ़ी वर्षों से मैं तो अपने लगता है जो है जब से मैं कॉलेज पढ़ रहा हूँ तब से मैं सुनते आ रहा हूँ कि बोधघाट परियोजना जो कि काफ़ी मतलब इसमें अनुमतियाँ ये सब हो चुकी हैं, जो पर्यावरण स्वीकृतियाँ भी हो चुकी हैं। यदि ये बोधघाट परियोजना यदि लागू हो जाती है तो लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है ये सिंचाई हो सकता है। और हाँ, उसका जो भी लागत है, चाहे 25,000 करोड़ हो या कुछ भी लागत हो, इसको लगाना चाहिए, क्योंकि वो जो परियोजना है लोगों को अभी हम देखें यदि बस्तर में यदि उत्पादन की बात करें तो कृषि का उत्पादन जो है ये मुश्किल से 10 क्विंटल प्रति एकड़ होगा, जो कि हमारे यदि हम धमतरी की बात करें, धमतरी में जो उत्पादन है 40 क्विंटल प्रति एकड़ है, जो शासन 21 क्विंटल भी खरीदती है, उससे भी बहुत कम जो है बस्तर में उत्पादन है। तो इसका कारण एक ही है कि ये हम जो है सिंचाई क्षमता नहीं है। अभी हम देखें तो बस्तर से बहुत कम प्राथमिक क्षेत्रों में जो है सिलेक्ट होते हैं। अभी भैरमगढ़ से एक लड़का सिलेक्ट यूपीएससी में सिलेक्ट हुआ है, गिदम से जो है नम्रता जैन हुई है, तो बहुत कम लोग प्राथमिक क्षेत्र में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो वहाँ के बच्चों के लिए जो कोचिंग की बात है, वहाँ से जो पढ़ के निकल रहे हैं उनके लिए कोचिंग की बात है, उनके लिए दिल्ली में विशेष जो है कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएं, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा एजुकेशन हब है जहाँ से लोग कोचिंग अच्छा करके जो है बड़े पोस्ट में आ सकते हैं। फिर हमारा जो मेडिकल कॉलेज है जो बड़े दिनों के बाद जगदलपुर में शुरू हुआ, अब दंतेवाड़ा में भी सेंक्शन हुआ है। यदि ये जल्दी जो है हो जाता है तो मेडिकल की सुविधाएं भी जो है और बढ़ेंगी, तो लोगों का जो वहाँ जो बीमारियां हैं, वहाँ जो लोग बीमार रहते हैं उनके लिए स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा जो है मिलेगा। उसके अलावा हमको जो है बिजली का जैसे है, अभी सोलर के क्षेत्र में पीएम सूर्य घर योजना बहुत अच्छी योजना है, लेकिन लोग कितना वहाँ पर मतलब जो है उसका उपयोग कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें सब्सिडी भी अच्छा है, लेकिन बैंक से लोन लेने की बात है। इसको और सरलीकृत करें, सोलर एनर्जी जो है लोगों को मिले। सोलर प्लांट लगाने के लिए भी बहुत सारे ऐसे खेत होंगे जो कि पड़ती पड़े होंगे, उसमें सोलर प्लांट भी लगाएं ताकि जो ग्रिड के माध्यम से सोलर एनर्जी का फ़ायदा भी जो है लोगों को मिले। इस तरह के डेवलपमेंट वर्क कर सकते हैं जी। तो छत्तीसगढ़ की बात में आज सुन रहे थे महादेव काब्रे, जो कि रायपुर के संभागायुक्त हैं, पहले दुर्ग के, बिलासपुर के संभागायुक्त रह चुके हैं, इससे पहले बेमेतरा के कलेक्टर थे, जसपुर के कलेक्टर थे, और बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित बीजापुर के एक छोटे से गांव से निकल करके इन्होंने अब तक का अपना मुकाम तय किया है। इनके संघर्ष की कहानी, इनकी सफलता की कहानी आपने सुना। हमारा ये शो आपको कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताएंगे, और अगली बार किसी अन्य शख्सियत को लेकर के मैं छत्तीसगढ़ की बात में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए काबरे साहब आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।